वेलकम बैक। अब आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चल रहा हूँ मैं। तो अगर आप यहाँ देखिए, आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बेटे वो थी क्वेश्चन नंबर 23, जो एक थ्योरी का क्वेश्चन है। अपने ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं हमें। तो आप लोग भी अपनी बुक्स खोल लीजिए, मैं भी एक बार पढ़ता हूँ आपको। तो यहाँ पे कह रहा है कि सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। मैं इसको बोर्ड की तरफ जूम कर रहा हूँ, कैमरे को बोर्ड की तरफ आके। तो अगर आप यहाँ पहला केस देखें ध्यान से, पहले तो ना आप लोग ये समझिए कि इंटरेक्शंस होती क्या इंटरमोलिकुलर, कई तरह की थी। जैसे +1 में ना आपके पास एक यूनिट होती थी स्टेट्स ऑफ मैटर, वो डिलीट कर दी तो वहाँ पे 5-6 तरह की इंटरेक्शन कराई जाती थी आपको। डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, कई सारी टाइप्स होती थी। इसके बाद एक होती थी आपकी वंडरवाल फोर्स, जिसको लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा आगे चलने से पहले कि ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सेपरेट नहीं मानता। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसको किसके अंदर कंसीडर करते हैं हमारे पास, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है ना, उसी का ही पार्ट मानता है। तो इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या डाइपोल डाइपोल है। जिससे मैं अगर पहला केस देखूँ यहाँ पे, अगर लिख लेता हूँ केसेस, उसके बाद में आगे चलता। तो ये बेटे मैंने आपके लिए 5 केस लिख दिया इस क्वेश्चन में। अब सबसे पहले करें एनहेक्सेन और एनहेप्टेन। एनहेक्सेन का फॉर्मूला होगा C6H14 और एनहेप्टेन का फॉर्मूला होगा C7H16। अगर आप यहाँ देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, यानी इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिफरेंस है नहीं, यानी कि यहाँ पर भी कौन सी फोर्स होगी, लंदन फोर्स होगी डिस्पर्जन, और यहाँ पे भी लंदन डिस्पर्जन होगी, जिसको आप लोग वंडरवॉल भी बोलते हो। तो बुक वाला उसको लंदन डिस्पर्जन फोर्स बोलता है। +1 में पढ़ाना था, वो डिलीट हो गया। तो यानी कि अगर मैं इनको मिक्स भी कर दूंगा तो कोई नई फोर्स डेवलप नहीं होगी यहाँ पे। तो स्टिल यहाँ पे कौन सी फोर्स रहेगी, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। और अगर आप लोग लिखना चाहो तो यहाँ पे वंडरफॉल फोर्स भी लिख सकते हो। केस नंबर 2, आयोडीन जो हमारे पास है नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों ही आयोडीन है। और CCl4 का केस देखो बेटा एक बार, ये CCl4 होता है हमारे पास। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, ये हमारे पास कार्बन पे प्लस होता है। ये आपके पास डायरेक्शंस बनेंगी जो डाइपोल की होंगी। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितनी है कि 0। तो ये भी किसके अंदर आ गया, नॉन पोलर के अंदर। तो यहाँ पर ये भी नॉन पोलर है, और जो CCl4 है वो भी कौन सा है, नॉन पोलर है। तो जब दोनों ही नॉन पोलर है, पोलैरिटी है ही नहीं, तो डाइपोल डाइपोल या आयन डाइपोल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे भी इस दूसरे केस में भी कौन सी फोर्स आएगी, लंदन डिस्पर्जन फोर्स या फिर वंडरवाल फोर्स। थर्ड केस देखो एक बार ध्यान से। थर्ड केस में जो NaCl4 है, मेरे पास 2 आयंस में डूबेगा, Na+ और ClO4 नेगेटिव आयन। वाटर जो है वो मेरे पास एक डाइपोल है, क्योंकि इसमें 2 पोल होते हैं, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। तो ये मेरे पास कौन हो गया, डाइपोल। ये मेरे पास कौन हो गया, आयन। तो इनके बीच की फोर्स कौन सी होगी, आयन डाइपोल फोर्स। यहाँ पर भी कौन सी रहेगी, आयन डाइपोल फोर्स। नेक्स्ट केस आइए, मिथेनॉल एंड एसीटोन। अगर मैं मिथेनॉल और एसीटोन की आपके साथ बात करूं, ये मेरे पास मिथेनॉल है और ये मेरे पास एसीटोन। अगर आप यहाँ चेक करते हो तो मिथेनॉल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो जब दोनों के अंदर ही हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या बनेंगे, 2 पोल बनेंगे, जिसको डाइपोल बोलूंगा मैं। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये भी क्या बनेगा, डाइपोल। यानी यहाँ पे कौन सी इंटरेक्शन होगी, डीपी डाइपोल डाइपोल। जो हमारे बच्चे रेगुलर क्लास लगाते हैं मेरी, तो मैं इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख देता हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन में ये बुक डिफरेंशिएट नहीं कर रही। बेशक यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट लेकिन वो स्टिल इसको क्या लिख रही है, डाइपोल डाइपोल। ऐसी अगला केस आएगी, एसिटोनाइट्राइल। साइनाइड होता है बेटे, एसिटो का मतलब 2 कार्बन, ये हो गया आपका एसिटोनाइट्राइल, और ये हो गया हमारा एसीटोन। अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो डाइपोल डाइपोल। और यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो डाइपोल डाइपोल। यानी कौन सी फोर्स होगी यहाँ पर, डाइपोल डाइपोल एग्जिस्ट करेगी। क्लियर सबको। अब बेटे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। 24th भी आप लोगों की प्रॉब्लम है, थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। लेट अस क्या है। अगर बेटे मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 24 को देखूं तो देखते हैं कि क्या बता रहे हैं हमें क्वेश्चन नंबर 24। इसका कहना है कि बेस्ड ऑन सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी इन N octane
यानी जो आपने सोलवेंट लिया है वो सोलवेंट लिया आपने एन ऑक्टेन, ठीक है जी। और इस सोलवेंट के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले डाला है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन के बाद दूसरा डाला है KCl पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा डाला है आपने मिथेनॉल CH3OH, और नंबर 4 पे आपने डाला है एसीटोनाइट्राइल। ये 4 आप लोगों ने यहाँ पे कंपाउंड यूज किए हैं, ठीक है। ये कौन था हमारा सोल्यूट, ये कौन था हमारा सोलवेंट। बंदा कह रहे हैं बताओ इनमें से कौन स्टेबल रहेगा और कौन स्टेबल नहीं रहेगा लेटर्स। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये मेरे पास जो है ऑक्टेन है, ये किसके अंदर आ जाता है हमारे पास नॉन पोलर, क्योंकि ऑक्टेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। अब इधर आ जाओ, साइक्लोहेक्सेन जो हमारे पास है ये भी कैसा है नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन है। KCl जो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है आयनिक है, ठीक है जी। अगर मैं इसमें आऊं, ये कौन सी इंटरेक्शन वाला है, DP-DP वाला है, यानी कि पोलर में आ गया, पोलर की कैटेगरी में। इसमें आऊं तो ये भी किसकी कैटेगरी में है, पोलर की में, क्योंकि डाइपोल डाइपोल होती है। तो पहले तो जैसे हम लोग करते थे कि लाइक डिसॉल्व लाइक नेचर मैच कर, एन ऑक्टेन की किससे मैच हो रही है नेचर, साइक्लोहेक्सेन से। तो यानी कि जो सबसे ज्यादा इसके अंदर स्टेबल मिलेगा वो कौन मिलेगा हमें, साइक्लोहेक्सेन। तो नंबर 1 तो साइक्लोहेक्सेन को मिलेगा। किसकी नेचर बिल्कुल नहीं मैच कर रही है, KCl, क्योंकि वो आयनिक है और ये नॉन पोलर है। तो लास्ट नंबर पे कौन जाएगा, KCl जाएगा। KCl भी डन, ये भी। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो ये मोर पोलर है और ये लेस पोलर है आपका, तो लेस पोलर वाला ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो नंबर 2 पे हमारे पास कौन आएगा, एसीटोनाइट्राइल। और नंबर 3 पे कौन आएगा, मिथेनॉल। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया 1 2 3 4, दैट विल बी योर ऑर्डर। ये मैंने आपके लिए ऑर्डर। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25 भी आपकी प्रॉब्लम है, बड़ा सीरीज में आप लोगों की प्रॉब्लम्स। तो 25 में मैं देखूं तो क्या कहता है लेटर्स, कहता है कि अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच आर इनसोल्यूबल, पार्शली सोल्यूबल एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर। यानी ये वाटर के साथ कर रहा है। मैं फिर एक बार दोबारा से बना लेता हूँ वाटर के साथ, पहले मैं बना लेता हूँ फिर वीडियो को आगे का। अब मैं चलाता हूँ बेटा, देखो वीडियो। पहला केस चेक करो, फिनोल। मैं हर एक को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ये फिनोल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, और ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप फिनोल को पानी के अंदर डाल भी देते हो तो फिनोल पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा लाइक दिस। ये करेगा, फिर ये आ गया। ये कौन सी बॉन्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो सोल्यूबल होना चाहिए, सोल्यूबल है भी, लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट देखते हैं इसका ध्यान से, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट काफी बड़ा है इस केस के अंदर, C6H5 हाइड्रोकार्बन पार्ट, फिनाइल। तो ये क्या करता है, जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ना, उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक कर देता है। इसलिए इसको सोल्यूबल तो करेगा ही, बट लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे मैं जो वर्ड यूज करूंगा, क्या करूंगा, पार्शली सोल्यूबल। अगर आगे से कोई आपसे पूछे कि भैया जो फिनोल है दैट इज हाईली और पार्शली, तो पार्शली सोल्यूबल है, क्यों, बिगर हाइड्रोकार्बन पार्ट की वजह से। दूसरा आ जाओ टोल्यूइन। टोल्यूइन की मैं बात करूँ, ये तो नॉन पोलर है, प्योर हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मिल रहा है। ये हमारे पास नॉन पोलर हो गया, पोलर हो गया, तो इसकी तो सोल्यूबिलिटी का सवाल ही नहीं होता। इसलिए ये क्या होगा हमारे पास, नॉट सोल्यूबल, ये तो नहीं बोलेगा। थर्ड केस ऑफ फॉर्मिक एसिड। बट ये फॉर्मिक एसिड जो होता है, ये होता है हमारे पास, ये होता है फॉर्मिक एसिड। अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से, यहीं पर मैं बना रहा हूँ, तो ये पानी के साथ कौन सी बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। तो इसलिए पानी के अंदर क्या हो जाएगा, हाईली सोल्यूबल। अगला पार्ट हो, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है,
ये पानी के साथ कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है? अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाईली सोल्यूबल। क्लोरोफॉर्म वाले पार्ट पे आइए। क्लोरोफॉर्म जो होता है ना बेटा, ये ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर आ जाता है। ये किसमें आ जाता है? ऑर्गेनिक। अगर ये ऑर्गेनिक लिक्विड है फिर ये हमारे पास एक तो लो पोलैरिटी है इसकी वैसे ही, ठीक है। दूसरी बात ये ऑर्गेनिक में ही सोल्यूबल होगा, पानी तो इनऑर्गेनिक में होता है, इसलिए ये नॉट सोल्यूबल आएगा। इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ नॉट सोल्यूबल। अगर थोड़ा बहुत होगा भी फिर उसका रीजन मैंने आपको बताया कि क्या रहेगा, ठीक है जी। लास्ट ऑफ पेंटेनॉल। पेंटेनॉल होता है बेटे अगेन एल्कोहल। ये एल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया, फिर एल्कोहल हो गया। यस, एल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज़ दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर मैटर किसका रहेगा? आर ग्रुप का। पेंटेनॉल में आर ग्रुप बड़ा है हमारा, कार्बन की चेन 5 कार्बन की है, इसलिए लेस सोल्यूबल होगा, पर लेकिन लेस सोल्यूबल या फिर वो जो ऊपर वर्ड यूज किया था पार्शियली सोल्यूबल आप लिख सकते हैं। आई होप अब आप ये क्वेश्चन नंबर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर था बेटा जो आपकी प्रॉब्लम थी 25। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों ने मुझे भेजी है वो है क्वेश्चन नंबर 29। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा एक बार। क्या है 29 क्वेश्चन में कहते हैं कि नैलोप्रीन सिमिलर टू मॉर्फिन। बेसिकली होता है क्या बेटे, मॉर्फिन तो आता है ड्रग्स के अंदर, नैलोप्रीन जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एनाल्जेसिक के तौर पे। कि मान लीजिए किसी बंदे को अगर हैबिट हो गई है नशा करने की, तो उसको नशा छुड़ाने के लिए इसको दिया जाता है ताकि उसके अंदर ना सिम्टम्स ना एकदम विड्रॉइंग सिम्टम्स आते हैं ना, उसको ओवरकम करने के लिए। तो ये बंदा क्या कह रहा है कि हमारे पास नैलोप्रीन है, और जो नैलोप्रीन है C19H21NO3 है इसका फॉर्मूला। कहता है कि सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड टू कम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स ड्यू टू नैलोप्रीन जनरली गिवन डोज ऑफ नैलोप्रीन जनरली गिवन इज दिस। नहीं, बंदा कह रहा है कि इसकी जो डोज देते हैं ना हम लोग C19H21NO3 की, इसकी डोज देते हैं 1.5 mg। यानी कि अगर किसी बंदे को हमें नैलोप्रीन देना है तो उसकी एक डोज 1.5 mg होती है। कहते हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर, मोलैलिटी दे दी है 1.5 इंटू 10⁻³ एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर अबव डोज। अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से। ये बंदा क्या कह रहा है कि मैंने डोज तो यही देनी है 1.5 mg। कहता है कि इसको पानी में मिलाना है, और इसको पानी में मिलाने के बाद जो सोल्यूशन तैयार हो उसकी मोलैलिटी ये होनी चाहिए। फिर ये बंदा कह रहा है कि जो सोल्यूशन तैयार हो गया उसकी मोलैलिटी तो ये होगी, ठीक है, जो गिवन है, उसका वेट और बता दो कि उस सोल्यूशन का वेट कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैंने एक इंजेक्शन तैयार करना है नैलोप्रीन का, और उसके लिए मैंने क्या करना है 1.5 mg लेना है सोल्यूट, और उसको मिलाना है सोलवेंट के अंदर। वो बता नहीं रहा कि कितना सोलवेंट है, कहता है कि जो भी तैयार होना सोल्यूशन की मोलैलिटी ये हो जाए। फिर आप इस क्वेश्चन को ना यहाँ से ओपन करना शुरू करोगे, अब ध्यान से, ठीक है जी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से ओपन करना शुरू करूँ तो लेट अस सी क्या होता है। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा इधर देखना, 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट हैज नैलोप्रीन। उसके अंदर कितना हमारे पास होगा 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं मोल्स। डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्वेंट। अब आप लोग मेरे लिए काम कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये मैंने इसको ओपन किया है, ये कितने के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट के अंदर। अब इधर देखिएगा ध्यान से। अब मैंने इस मोल्स के बना लेता हूँ ग्राम। इसका जो मोलर मास होता है कार्बन का 12 इंटू 19, हाइड्रोजन 1 इंटू 21, ये करने के बाद ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो ये बेटे आ जाता है आपका इसका मोलर मास 311 ग्राम मोल इनवर्स। तो अगर मान लो मेरे को मोल के ग्राम बनाने तो मुझे क्या करना होगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 311। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हमारे पास जो बेटे रिजल्ट आता है
ये रिजल्ट आ जाता है, अगर मेरे को मिल जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.467 ग्राम, 0.467 ग्राम, ठीक है जी। और अगर मैं इसको मिलीग्राम में लिखना चाहूँ या मैं ग्राम में ही रख सकता हूँ, या मिलीग्राम में बदलना चाहूँ तो 467 मिलीग्राम आ गया जी आपके पास। एक बार फिर देखिए मैंने क्या, बंदा कह रहा था नैलोफ्रीन है, इसकी डोज बनानी है 1.5 mg, कहता है सोल्यूशन बताओ कितना होगा, सोल्यूशन की मोलैलिटी की। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसकी डेफिनेशन को ओपन करके 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में जो नैलोफ्रीन है वो इतने मोल्स है, तो ये हमारे पास ग्राम आ गया। अब इसको उल्टा चला लूंगा, उल्टा चलाएंगे इस तरह से, क्या लिखूंगा इधर देखो 467 mg ऑफ नैलोफ्रीन रिक्वायर्स, आपके पास कितना रिक्वायर होगा सोलवेंट 1000 ग्राम, एक में कितना रिक्वायर हो जाएगा 1000 बाई 467 मिलीग्राम, मेरे पास कितना है 1.5। अब मैं इसको 1.5 में निकालूंगा, कैसे निकलेगा लेटर से, तो ये हमारे पास सोल्व, मेरे पास ये सोल्व किया हुआ देखना पड़ेगा मुझे, है नहीं है तो मैं इसको एक बार सोल्व कर रहा हूँ बेटा। तो ये हमारे पास था 1500 था, 467 था, 3 पे जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पे 99 आ गया, 0 3 पर, अब कितने पे जा रहे हैं ऑलमोस्ट 2 पे, 3.2 तो ये हो गया, इसके बाद 1 पे जाए, यहाँ पे ये मेरे पास आ गया 3.21 mg, लेकिन ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अब आप इधर देखो ध्यान से, अब तक का क्वेश्चन क्या है एक बार मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इधर देखिए, ये हमारे पास मोलैलिटी थी 1000 ग्राम में इतना था नैलोफ्रीन, ये मैंने इसके ग्राम बना लिया, mg के अंदर 1000 ग्राम सोलवेंट चाहिए, तो एक में कितना चाहिए 3.2 मिलीग्राम। अब अगर आप ऊपर देखें ध्यान से, ये हमें जो सोलवेंट है वो मिल गया है W सोलवेंट, W सोलवेंट कितना मिला है 3.2 mg, W सोल्यूट कितना है हमारे पास 1.50 mg। इसको आप टोटल कर दीजिए, मुझे आंसर बताइए क्या है आपके पास, कहीं पे हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, एक बार आप भी चेक करो, मैं भी कर लेता हूं। बेटे यहाँ पे ये ना ग्राम आया हमारा, मिलीग्राम नहीं है बेटा, ये हमारा क्या है ग्राम, ये हमारा कौन था ग्राम था, और ये कौन था मिलीग्राम। तो अब ग्राम के सामने मिलीग्राम तो नेग्लिजिबल ही है, फिर भी आप ऐड करना चाहो तो क्या होगा, फाइनल आंसर भी ऑलमोस्ट कितना आएगा 3.21 ग्राम। तो यानी जो हमें सोल्यूशन चाहिएगा 3.21 ग्राम चाहिए। एक बार फिर डिस्कस करना, दोबारा देखो, इस बंदे ने क्या बोला कि इसने कहा कि मेरे पास इतना नैलोप्रीन मिलाना है मुझे पानी के अंदर, और उस पानी की मोलैलिटी ये हो जाएगी। तो हमने इसको ओपन करना शुरू किया डेफिनेशन को, अभी अगर 1000 ग्राम पानी लिए बैठे हो तो आपको इतना नैलोप्रीन मिलाना है जो कि मोलैलिटी से पता लग रहा है, उसको ग्राम में निकाल लिया हमने, तो इतने ग्राम आया, मिलीग्राम में हमने बदल दिया। तो यानी कि अगर मैं उल्टा चलूँ तो 467 मिलीग्राम नैलोप्रीन को 1000 ग्राम चाहिए सोलवेंट, एक को कितना चाहिए इतना चाहिए, और 1.5 को चाहिए 3.21 ग्राम सोलवेंट। ये तो हो गया आपका सोलवेंट, ये कौन था सोल्यूट, सोल्यूट तो नेग्लिजिबल है, इसलिए सोल्यूशन की जो आपके पास ग्राम आएगा ऑलमोस्ट क्या आएगा सेम ही आएगा, तो 3.21 ग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा हमारे पास 29 था। इसके बाद जो थी अगली प्रॉब्लम है आपकी, तो लगातार प्रॉब्लम है बेटे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 भी आपकी प्रॉब्लम है। लेट अस सी क्या कहते हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। यहाँ पे इसने हमसे पूछा है कि बेंजोइक एसिड का अमाउंट बताइए, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे W बेंजोइक, ये बेंजोइक क्वेश्चन मार्क, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml, वॉल्यूम दे रखी है 250 ml ऑफ 0.15 मोलर, मोलैरिटी दे रखी है 0.15, ठीक है जी। मीथेनॉल, तो मीथेनॉल तो होता है CH, ये प्रॉब्लम आपकी जेन में नहीं है बेटा, ये वैसे ही लिख के भेज दिया आपने। तो मीथेनॉल का जो मोलर मास होगा वो चेक करते हैं कितना, 32 ग्राम मोल यूनिट्स। ये हमारे पास यहाँ पे
गिवन था। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए मैं चेक कर लूँ। हाँ जी सही है। अब आप लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी की इक्वेशन लगाओ एक बार। मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट निकालना है हमने, x मान लेते हैं, y में मोलर वेट इसका जो आपने सोल्यूट मिलाया। ठीक है जी, तो सोल्यूट कौन मिलाया आपने, बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड का होता है 122 इंटू 1000, वॉल्यूम कितनी है 250, मोलैरिटी कितनी है 0.15। अब मैं अगर यहाँ पे करूँ 4 आ गई है हमारे पास, x 0.15 122/4, ये हमारे पास 400 आ गया। आपका आंसर आ गया 4.575। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा 4.575 ग्राम। क्लियर सबको? इससे ये तो क्वेश्चन सिंपल है यार, ये तो होना चाहिए था आपसे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड फॉर सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर गिवन अबव, एक्सप्लेन ब्रीफली। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं, इसमें हमें 3 कंपाउंड दिए। 3 कंपाउंड में अगर मैं देखूं, पहला कंपाउंड मुझे कौन दिया गया है, एसिटिक एसिड, यह हमें एसिटिक एसिड दिया। इसके बाद जो दूसरा कंपाउंड मुझे यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, और जो नेक्स्ट मुझे दिया गया है वो दिया गया ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये मुझे 3 दिए, ये हमारा एसिटिक एसिड, ये हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये हमारा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि किस केस में जो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट का सबसे ज्यादा। तो लेट अस सी, देखते हैं कि क्या होता है। अब बेटे इस केस में आपको अप्लाई करनी पड़ेगी प्लस। कैसे, इधर देखो, अगर मान लो मैं इसको पानी के अंदर डालूं तो आयंस के अंदर ब्रेक होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे उतना आपका, अब आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन थी, जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, जितने आयंस ज्यादा उतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, जितने आपके पास आयंस ज्यादा होंगे उतना ही वो ज्यादा डिप्रेशन शो करेगा। तो अगर मैं इसको पानी में डाल दूंगा, इसको पानी के अंदर डालूंगा, इसको पानी के अंदर डालूंगा, ध्यान से देखना +1 करा रहा हूं एक बार फिर ऑर्गेनिक, तो ये एसिटेट आयन बनेगा, साथ में H+। यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राइक्लोरो एसिटेट आयन, साथ में H+। यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राइफ्लोरो एसिटेट आयन, साथ में H+। यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम का निशान लगाया, इक्विलिब्रियम का निशान लगाया। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें एक बार, जिसका कार्बोक्सिलेट ज्यादा स्टेबल होगा इन तीनों में से, उस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगी तो नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा बनेंगे। अब यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट, इसका भी कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट, बट इसका कौन सा इफेक्ट है CH3 का, +I इफेक्ट। तो ये तो क्या करेगा, जैसे +1 में मैं आपको बताता था कि +I की वजह से इसके नेगेटिव को इंक्रीज करेगा तो डिस्टेबल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, इसलिए पहला नंबर किसको मिल गया, ट्राइफ्लोरो एसिटिक को, दूसरा किसको मिला, ट्राइक्लोरो को, और तीसरा किसको मिला है, एसिटिक। ये हमारे पास, आई होप अब जो हमारे रेगुलर बच्चे उन्हें समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो बेटा फिर ऑर्गेनिक की थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 35। लेट अस सी 35 में क्या कहते हैं, एक बार देखते हैं।
कहता है कि हेनरी लो कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे बंदा कह रहा है मीथेन है हमारे पास और मीथेन है बेंजीन के अंदर, ये मीथेन बेंजीन के अंदर, इसकी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है KH 4.27 into 10⁵ mm. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 under this pressure. Pressure given है, मीथेन का प्रेशर 760 mm। अब आप लोगों ने यहां पे क्या करना है, अब उस बंदे ने हमसे क्या पूछा, अगर क्वेश्चन में देखें आप ध्यान से, सोल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। सोल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के कई तरीके होते हैं, ग्राम में कर सकते हो, मोल में कर सकते हो, तो यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन की टर्म में करोगे, जस्ट सिंपल, ज़्यादा की जरूरत नहीं आपको इसमें। तो इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी थी हेनरीज लॉ की, जो आपको शुरू में भी बताया था कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X। ये हो गया हमारे पास, कितना दे रखा है यहाँ पे 760 mm, KH की वैल्यू 4.27 इंटू 10⁵। आप लोग मीथेन का मोल फ्रैक्शन निकाल दो बस। मीथेन का जो मोल फ्रैक्शन होगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 35 जो आप लोगों की प्रॉब्लम था। इसके बाद बेटा आपकी प्रॉब्लम 36 भी है, तो लेट अस सी एक बार क्वेश्चन नंबर 36 भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, कहते हैं कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड है, एक लिक्विड दिया गया 100 ग्राम, मोलर मास गिवन है उसका, वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड B, दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B वाज फाउंड टू बी दिस, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड इट्स वेपर प्रेशर इज सॉल्यूशन इफ टोटल वेपर। ये क्वेश्चन भी यार तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, बट मुझे नहीं पता लग रहा क्यों आप भेज देते हो। चलिए मैं तो कर देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, लिक्विड A की इंफॉर्मेशन और लिक्विड B की इंफॉर्मेशन, वही पहले की तरह जैसे हम कर रहे थे। तो लिक्विड A के केस में अगर मैं देखूँ WA, तो WA हमें कितना दिया गया 100 ग्राम, और मोलर मास दिया गया A का मोलर मास दिया गया है 140 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है जी। अब B के केस में आइए आप लोग, B के केस में डिसॉल्व किया गया 1000 ग्राम B, ठीक है जी, और मोलर मास दिया गया B का 180 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है जी। इसके बाद ये कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, P0 B दे दिया गया आपको, P0 B की वैल्यू दी गई है बेटे यहाँ पे 500 टोर में ले रहे हैं प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं, 760 टोर होता है एक एटमॉस्फेयर में। इसके बाद कहते हैं कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, P0 A आपसे पूछा गया है, ठीक है जी, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, ठीक है जी, एंड द टोटल वेपर, यानी कि सॉल्यूशन में पूछा गया है तो PA पूछा गया है। कहता है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, PS की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 475। ये हमने इंफॉर्मेशन अलग अलग कर ली। अब आप मेरे को बताओ यार, जब रोल्ड लॉ लगाएंगे इसमें, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा PA प्लस PB, PA किसके इक्वल होगा XA इंटू P0 A, ये किसके इक्वल होगा XB इंटू P0 B। P टोटल लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, P टोटल इज इक्वल टू दिस, P टोटल कितना हो गया 475, XA XB अब हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए मैं थोड़ा अलग चल रहा हूँ। पहले क्या निकाल लोगे आप पेन में 100/140, फिर क्या निकाल लोगे NB 1000/180। अब अगर आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है, जैसे मैं इसका आंसर ही उठा लेता हूँ बेटे सीधा, ऐसे ही A का मोल फ्रैक्शन Na प्लस NB, फिर XB का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस X। ये बड़ा रूटीन क्वेश्चन था यार, मैं इसको सोल्व करके रखा था, इसकी वैल्यू उठा लेता। यहाँ पे जो A का मोल फ्रैक्शन आया हमारे पास
वो आया 0.114 और बी का आया 0.886। अब ये वैल्यू जो मैं पुट कर देता हूँ 0.114 इंटू पी नॉट ए, यहाँ पे आ जाता है 0.886 इंटू 500। यहाँ से मेरे पास पी नॉट ए की वैल्यू आ जाएगी। पी नॉट ए की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये वैल्यू आ रही है 280.7, ये आ गया आपके पास यहाँ से। और ये वैल्यू को आप लोग पी ए निकालना चाहते हो तो पी ए का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स इंटू पी नोड है, नोड लगा के एक्स ए की वैल्यू चेक करो कितनी है आपकी 0.114 इंटू 280.7 आपका आंसर। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं थी भैया आपकी, इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको करवाया, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों ने मुझे भेजी है वो प्रॉब्लम आप लोगों की है बेटा क्वेश्चन नंबर 38 सेम इसी तरह का है। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा, प्योर बेंजीन वही सेम है जी। तो इसी के साथ आई होप मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम ले ली है, सोल्व कर दी है। एक और रह जाती है प्रॉब्लम, अब ये भी कर ही लेते हैं 39, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम है 39, कुछ बच्चों ने भेजी है, ये भी मैं करा देता हूँ। कहते हैं कि द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस एंड द मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन with approximate proportion of this by volume at this. The water is in equilibrium with air at a pressure, यानी कि उसका दे रखा है प्रेशर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें गिवन है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैस। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ये देखिए, यहाँ पे जो वाटर है ना हमारा, उसका वेपर प्रेशर एयर के साथ टोटल प्रेशर क्या है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं इस क्वेश्चन में मेरे पास है टोटल प्रेशर ऑफ एयर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, ये गिवन है हमें 10 एटमॉस्फेयर। एक बार अपनी बुक के अंदर चेक करो कि ऐसा ही मैं लाइन पढ़ रहा हूँ। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। यानी कि जो वाटर के साथ एयर है ना इक्विलिब्रियम में, उसका प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है। लेकिन इस 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर में दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो ऑक्सीजन और दूसरी नाइट्रोजन। तो ये जो 10 एटमॉस्फेयर है ये एयर का है, और इस एयर में दो चीजें हैं, PO2 और PN2। तो सबसे पहले अगर मैं PO2 निकालूं यहाँ पे क्या आएगा 20, क्योंकि परसेंटेज है ना 100 में से 20, तो 10 में से कितना हो गया हमारे पास अगर मैं पूछूं तो 2 एटमॉस्फेयर। और ये बचा हुआ कितना होगा तो PN2 होगा 8 एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। अब इसको mm में बदल लीजिए, 2 इंटू 760 1520 mm आ गया हमारे पास। PN2 8 इंटू 760 6004 mm आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब बेटे इसके बाद तो हेनरीज लॉ लगाना है आपने, पहले यहाँ लगा दो PO2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारे पास KH इंटू XO2। यहाँ पे लगा दो PN2 किसके इक्वल होगा KH इंटू XN2। अब आप इधर आ जाइए, यहाँ पे PO2 हमें दे रखा है 1520। अच्छा KH की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, जो हेनरीज कांस्टेंट हमारे पास KH फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैल्यू है 3.30 इंटू 10⁷ XO2 गिवन है जी। इसके बाद इधर आ जाइए आप लोग, PN2 की वैल्यू कितनी है 6004। KH की वैल्यू चेक करिए कितनी है 6.51 इंटू 10⁷ XN, ठीक है जी। अब आप मेरे को बताइए यहां से XO2 कितना आ गया आपके पास, ये आगे जी वैल्यू। अब आप लोगों ने क्या करना है बेटे, मेरे को मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बता दो यहाँ पे क्या आ रही है, इस केस में बताओ क्या आती है। तो मेरे पास शायद सोल्ड रिजल्ट है, इसका मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आई है वो आई है 4.61 इंटू -5, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारे पास
9.22 इंटू माइनस। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये जो समय कितना है वो आप देखिएगा, आपने करना है, आपका काम है। एक बार के लिए मैं दोबारा आपसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं आगे चलूँ। इस बंदे ने कहा कि वाटर के ऊपर जो एयर का प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर है, उसमें दो कंपोनेंट है, O2 है, तो 20% है, ये लगभग 79 है, तो 80 लेके चल पड़ा है इसको। अगर मान लीजिए 20/100 इंटू 10 करूँगा तो 2 ATM आगे हिट आ जाएगा। ये इसको mm बनाया, इसको mm बनाया, मोस्ट कॉमन फॉर्म लगाई, XO2 निकाल दिया, N2 निकाल दिया। सिंपल क्वेश्चन था जी। इसी के तरह बेटे जितनी आपने प्रॉब्लम्स भेजी थी मैंने आपकी सारी सॉर्ट आउट कर दी हैं। आई होप अब आप ये यूनिट कर लो।